हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसे वीडियो के साथ जो पूर्ण रूप से एक्सरसाइज पे आधारित है। और इस वीडियो में मैंने एनडीए, सीडीएस, एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होगा। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए शुरू करें। एक्सरसाइज पार्ट 1। जी हाँ, हम इसे कई पार्ट्स में पढ़ेंगे और आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले निर्देश के बारे में। डायरेक्शंस। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज करेक्ट। यानी 4 जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उनमें से सबसे सही वाले अल्टरनेटिव को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करें। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। यानी एक ऐसा जगह जहां एरोप्लेन्स को रखा जाता है, ढेर सारे एरोप्लेन्स जहां रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। और ऑप्शंस हैं एवियरी, सेकंड ऑप्शन है स्टाई, थर्ड है हैंगर और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है मॉर्ग। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एवियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा जगह जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, यानी पक्षियों के रखने की जगह को एवियरी बोला जाता है। और स्टाई का मतलब होता है अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ सूअरों को रखा जाता है, जिसे हम हिंदी में बखोर कहते हैं, यानी सूअरों को रहने की जगह। और मॉर्ग जो है, मॉर्ग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मॉर्ग का मतलब होता है अ प्लेस और अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी एक ऐसी जगह, हॉस्पिटल में भी एक ऐसी जगह बनी होती है या एक बिल्डिंग रहती है अलग से, जहां डेड बॉडीज़ को पहचान के लिए रखा जाता है, उसे हम मॉर्ग कहते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है हैंगर। यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हैंगर। सेकंड क्वेश्चन देखें। वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। यानी जो बुरे चरित्र वाले लोग हैं उन्हें हमें वाइड बर्थ देना चाहिए। बर्थ मीन्स बैठने की सीट, आप जानते हैं, और वाइड मीन्स चौड़ा, यानी वाइड बर्थ। अब इस इडियम का मतलब क्या है? नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से मुझे करेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वह है पब्लिकली कंडेम। पब्लिकली कंडेम का मतलब होता है सार्वजनिक तौर से किसी की भर्त्सना करना, निंदा करना। ये तो हो नहीं सकता। सेकंड है नॉट सिंपैथाइज विथ, यानी सहानुभूति नहीं दिखलाना, सहानुभूति नहीं दिखलाना। और जब इसके लिटरल मीनिंग को भी हम देखें, गिव वाइड बर्थ, तो भी इससे मैच कभी भी नहीं खाता। गिव पब्लिसिटी, ये तो हो ही नहीं सकता, किसी को पब्लिसिटी देना। तो एक लास्ट ही ऑप्शन बच जाता है कीप अवे विथ, कीप अवे फ्रॉम, यानी से दूरी बना के रहना। यानी वी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कैरेक्टर्स, यानी बैड कैरेक्टर्स वाले लोगों से, बुरे चरित्र वाले लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखें। सी ब्लैंक ओवर हर मिसफॉर्चून, ओवर हर मिसफॉर्चून। अब नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल होगा इस ब्लैंक के लिए? ए है वेल। वेल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा या अच्छे ढंग से। सेकंड है वेल। वेल का मतलब होता है जोर जोर से रोना, यानी क्राई करना, क्राई बिटरली। और थर्ड ऑप्शन है WHALE वेल। वेल एक सी एनिमल है, यानी वेल मछली। और डी है वेट, यानी इंतज़ार करना। अब आप
इसके हिसाब से ऑप्शन को देखिए, सी वेल ओवर हर मिसफॉर्चून, यानी कि सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो वेल ही होगा। यहाँ उस हिसाब से वेल्स होना चाहिए, सी वेल्स, जबकि ऑप्शन में वेल है तो वेल ही होगा। WAIL वेल मीन्स क्राई बिटरली। फोर्थ क्वेश्चन देखें, द गर्ल इज वाइज डिस्पाइट हर एज। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये जो अंडरलाइंड जो ये वर्ड है, इसके जगह कौन सा ऑप्शन हम रखेंगे जिससे ये सेंटेंस इम्प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन सेकंड था उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो द गर्ल इज़ वाइज डिस्पाइट हर एज, यानी लड़की अपने उम्र के बावजूद तेज है, यानी जितना उम्र है उससे ज़्यादा तेज है। तो द गर्ल इज़ वाइज टू हर एज, टू हर एज तो होगा नहीं, एकदम नहीं हो सकता। देन भी नहीं, द गर्ल इज वाइज देन हर एज, देन तो दो चीज़ों में जब तुलना दिखानी रहती है, कंपैरिजन, उस समय होता है। फॉर हर एज, क्योंकि फॉर का मतलब होता है के हिसाब से, फॉर मीन्स के हिसाब से। तो द गर्ल इज वाइज फॉर हर एज, लड़की अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा बुद्धिमान है। द गर्ल इज वाइज फॉर हर एज। जैसे हम लोग कहते हैं कि सी इज टॉल फॉर हर एज, वह अपने उम्र के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, सगेसस। इस सगेसस वर्ड का एंटोनिम हमें इन ऑप्शंस में ढूंढना है, जो करेक्ट एंटोनिम है उसे ढूंढना है। एंटोनिम मीन्स वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, वैसा शब्द जो ठीक उल्टा अर्थ रखता हो। अब देखिए, सगेसस का जो सही मीनिंग है वो है बुद्धिमान। बुद्धिमान जो सही गलत में फर्क विभेद कर सके। सगेसस बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट हो नहीं सकता, बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, जबकि हम लोगों को ढूंढना है एंटोनिम। थर्ड है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, एकदम गैर जानकार, जो जानकारी नहीं रखता हो। और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अड़ियल, तो अड़ियल भी नहीं होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सबसे सुटेबल है, यही सगेसस का एंटोनिम हो सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्न 4 ऑप्शंस में हम लोगों को ऐसे शब्द को ढूंढना है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब यहाँ सही वर्ड क्या है ये तभी हम बता सकते हैं जब हम लोगों को वर्ड पे कमांड हो, यानी हम लोगों का जो वोकेबलरी हो वो काफ़ी मजबूत हो। यहाँ पे गेस वर्क काम नहीं आता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, FOYER, फॉयर, ये करेक्ट वर्ड नहीं हो सकता। फिर है FOYER फॉयर, FOAYER फॉयर और FOUYER फॉयर। मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो सबसे सही वर्ड है वो है बी ऑप्शन, सबसे करेक्ट ऑप्शन है। इस फॉयर का मतलब होता है इंट्रेंस, इंट्रेंस से सटा हुआ एक ऐसा जगह, जैसे जैसे हम इंट्रेंस बाहरी दरवाजे से अंदर जब प्रवेश करते हैं तो एक ऐसी जगह जहाँ सब लोग मिल सके, आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें, उस जगह को फॉयर कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मड्डी शूज़ को फॉयर में ही अंशु कर दो, अंशु योर मड्डी शूज़ इन द फॉयर, यानी अपने कीचड़ लगे हुए जूते को फॉयर में ही खोल दो। तो इस तरीके से फॉयर इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का स्टडी करते हैं। 7th क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी निम्न ऑप्शंस में से वैसे शब्द को चुनना है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट यानी सही हो। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, लाइवलीहुड, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड। बी का है LIVELYHOOD, लाइवलीहुड। सी है LIVLIHOOD और डी है LIVELYHUD, लाइवलीहुड। तो इसमें जो सही, इसमें हम लोगों को जब तक
वोकेबलरी पे कमांड नहीं होगा तब तक ये सारे इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए वोकेबलरी पे कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो है LIVELIHOOD लाइवलीहुड, यानी कि जीविका, जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड। और 8th क्वेश्चन है अ पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, यानी काम करने का एक विशिष्ट तरीका, एक ख़ास मेथड, काम करने का एक अलग अंदाज, पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग। अब यहाँ देखिए मेथोडोलॉजी, ये जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन वो है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है? सिस्टमेटिक ढंग, सिस्टम से काम करने का तरीका, एक ऑर्डरली काम करने का जो तरीका है वो। तो ये मैच नहीं खा रहा है इससे, क्योंकि काम करने का एक विशिष्ट तरीका और यहाँ काम करने का सिस्टम दिखा रहा है, काम करने का विशिष्ट ढंग नहीं। वर्किंग पैटर्न भी इससे मैच नहीं खा रहा है, ये भी लगभग सेम ही तरीका बता रहा है। थर्ड है सी जो ऑप्शन है वो है मोडस ऑपरेंडी और डी है नन ऑफ दीज। तो फिर मोडस ऑपरेंडी ही एक ऑप्शन बच जाता है जो इसके लिए बिल्कुल ही सुटेबल है। मोडस ऑपरेंडी एक फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ पार्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, यानी काम करने का एक अलग ही ढंग, यानी उसका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी हीज वर्किंग मेथड इज़ क्वाइट डिफरेंट। 9th जो ऑप्शन है क्वेश्चन है द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट ब्लैंक द वर्क डन बाई अस। कमेंसरेट का मतलब होता है के अनुरूप होना, कमेंसरेट मीन्स के अनुरूप होना। अब यहाँ पूरे सेंटेंस को समझते हैं। द रिवॉर्ड वॉज नॉट कमेंसरेट द वर्क डन बाई अस, यानी जो रिवॉर्ड था, यानी जो रिवॉर्ड दिया गया वो हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया उसके अनुरूप नहीं था। ठीक है, तो कमेंसुरेट का मतलब के अनुरूप। अब यहाँ प्रीपोजिशन देखते हैं फॉर, कमेंसुरेट फॉर। अब यहाँ सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, और ये सतत अभ्यास का ही चीज़ है। हम लोगों को हमेशा अभ्यास करना पड़ेगा और कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा कि कौन से वर्ड्स के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ कमेंसुरेट के बाद जो सबसे उपयुक्त प्रीपोजिशन आएगा वो है विथ। ये फॉर, ऑन और अपॉन, ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं वो इसके साथ अनुपयुक्त हैं, यानी नॉट सुटेबल है, और सबसे जो सुटेबल है वो विथ, यानी कि द रिवॉर्ड वाज नॉट कमेंसरेट विथ द वर्क डन बाय अस, यानी रिवॉर्ड जो था हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया उसके अनुरूप नहीं था, यानी काम हम लोगों ने जैसा किया रिवॉर्ड उसके अनुरूप नहीं था। 10th क्वेश्चन ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का यहाँ सिनोनिम ढूंढना है, यानी जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें ये देखना है कि सबसे सिमिलर या सबसे नियर जो मीनिंग में वर्ड है वो कौन सा है। सिनोनिम का मतलब होता है वर्ड सिमिलर और नियर इन मीनिंग, या तो सिमिलर हो या उसके करीब करीब पहुंचता हुआ वर्ड हो। तो ब्यूकोलिक, सेमलेस, सेमलेस का मतलब होता है लज्जाहीन, शेम का मतलब होता है लज्जा और लेस मीन्स नहीं, यानी जिसमें लज्जा लेस हो, अर्थात जो सेमलेस यानी निर्लज्ज हो, ये वर्ड ब्यूकोलिक। इसमें भी हम लोगों को यहाँ भी मैं ये बात कहूँगा कि वर्ड पावर पे कमांड करना ज़रूरी है, तभी पता चल पाएगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो सेमलेस का मतलब लज्जाहीन। रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है देहाती, गवार। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में धुत, एकदम पी के टुन, इंटॉक्सिकेटेड। हेल्पलेस, हेल्प का मतलब होता है मदद और लेस मीन्स उससे हीन, यानी मदद जिसको प्राप्त नहीं हुआ हो, यानी बेसहारा, हेल्पलेस। तो इस तरीके से ब्यूकोलिक का मतलब हो गया रस्टिक, यानी रस्टिक जो है देहाती या गवार। ब्यूकोलिक का सही सिनोनिम रस्टिक ही होगा। 11th क्वेश्चन, हीज सेविंग्स ब्लैंक इन द बैंक।
अब देखना है कि इसके साथ कौन सा जो वर्ड है वो सही उपयुक्त आएगा। His savings has in the bank, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। His savings has in the bank बिल्कुल भी सही नहीं है। His savings had in the bank, ये भी बिल्कुल अनुपयुक्त है। इस तरीके से अगर हम had लगाते हैं तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं निकल पाएगा। अब 2 बच गए, His savings are और His savings is। तो अब ये देखना है कि सेविंग्स जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो मैं आपके जानकारी को बढ़ाता हुआ बता दूं कि सेविंग्स वर्ड जो है ये एक प्लूरल शब्द है। सेविंग्स प्लूरल शब्द है, इसलिए इसके साथ आर जो है लगेगा। ही सेविंग्स आर इन द बैंक। कभी भी ही सेविंग्स इज इन द बैंक नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर, ये डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर पे आधारित क्वेश्चन है। माई फादर रिटर्न्ड बैक टू चेन्नई यस्टरडे, नो एरर। माई फादर ऑप्शन ए, रिटर्न्ड बैक ऑप्शन बी, टू चेन्नई ऑप्शन सी, नो एरर ऑप्शन डी। अब यहाँ देखना है कि किस से सेक्शन में, यानी ए बी सी और डी, किस सेक्शन में एरर है, यानी इस सेंटेंस में एरर कौन से सेक्शन में है। तो ध्यान से पढ़िए। माई फादर रिटर्न्ड बैक टू चेन्नई यस्टरडे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे पिताजी वापस चेन्नई कल लौटे। अब यहाँ रिटर्न्ड का मतलब होता है लौटना, तो फिर इसके साथ जो बैक वर्ड आया वो एक सुपरफ्लुअस वर्ड है। बैक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि रिटर्न्ड का मतलब ही होता है कम बैक, यानी वापस आना। तो जब रिटर्न्ड का मतलब कम बैक हो ही गया तो फिर एक्स्ट्रा बैक लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए ये एक सुपरफ्लुअस वर्ड है और ऑप्शन बी में ही प्रॉब्लम है, यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। अब 13th क्वेश्चन देखें। हर मदर saw through the excuse she gave। हर मदर saw through the excuse she gave। अब यहाँ saw through ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब यहाँ ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। अब थोड़ा शाब्दिक अर्थ को देखिए। सा थ्रू का जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म होगा वो है सी थ्रू। सी का मतलब होता है देखना और थ्रू का मतलब के माध्यम से, यानी जब कोई बात कोई कह रहा हो तो हम उसमें गहराई से देखते हैं, उसके पार जा कर के कि वो क्या कह रहा है, यानी उसके बात को समझने की कोशिश करते हैं। यानी सी थ्रू मीन्स अंडरस्टैंड और रियलाइज द रियल मीनिंग विच द पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड, यानी उसके सही अर्थ को समझना जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तो हर मदर सा थ्रू द एक्सक्यूज सी गेव, यानी उसकी माँ ने उसके बहाने को, एक्सक्यूज को समझ लिया जो वो दे रही थी, जो बहाना दे रही थी उसको समझ लिया, यानी रिवील। अब देखिए ऑप्शन को समझिए। रिवील का मतलब होता है ओपन, यानी किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। जैसे ही रिवील्ड द सीक्रेट, ही ओपनड द सीक्रेट, ही डाइवर्स्ड द सीक्रेट। इसका मतलब होता है गुप्त रहस्य को खोल देना। तो ये तो कदापि नहीं होगा, जैसा मैंने कि अभी इसका अर्थ बताया उसके अनुसार। डिटेक्ट यानी पता लगा लेना, तो ये ऑप्शन इसके साथ है। व्यूड का मतलब भी होता है देखना और हैक का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो इसके साथ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डिटेक्ट, यानी हर मदर डिटेक्टेड द एक्सक्यूज सी गेव, यानी जो एक्सक्यूज उसने दिया उसे उसकी माता ने भली भांति समझ लिया कि ये एक्सक्यूज सही है या गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्द ही एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।